नमस्कार। घोषणा पत्र में हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। 2024 के युद्ध का आगाज हो चुका है। इस चुनावी समर में हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं। हर किसी का कहना है कि सत्ता तो उसी की होगी। बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। लेकिन आपको पता है इस 400 पार के लिए सबसे जरूरी अगर कोई राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश। एक पुरानी राजनीतिक कहावत है, आप लोगों ने कई मौकों पर इसका जिक्र सुना होगा कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है और लखनऊ में बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत है। उन्हें हम मंच पर थोड़ी देर में आमंत्रित करने वाले हैं। और आपको यह भी बता दूं कि अपने देश में हाल के दिनों में जब भी लॉ एंड ऑर्डर, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है तो जिस मुख्यमंत्री का सबसे पहले जिक्र होता है, जहन में जिसका सबसे पहले ख्याल आता है, वो है योगी आदित्यनाथ जी। और वो भी समय आप याद करिए जब साधु संतों को लेकर लोग मजाक कर दिया करते थे, उपहास करते थे। लेकिन जब इसी समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ सत्ता के शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने साबित किया कि जब एक धर्मपरायण व्यक्ति को सत्ता की चाबी मिलती है, वो सत्ता के शिखर पर पहुंचता है, तो कैसे जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पर। आप सादर आमंत्रित हैं और इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी रोहित सावल। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। हेलो, शुरू करेंगे जी। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। हमारे इस खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में आप सबका एक बार स्वागत है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद जी। योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार को 7 साल पूरे होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव सामने है। लोकसभा चुनाव में आप दावा कर रहे हैं बेहतर प्रदर्शन करेंगे, पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्या लगता है कि इन 7 सालों में आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपको लगता है कि और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन आप कर लेंगे? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं हूं। आज उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी परिवर्तन दिखाई देता है, इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को दिया जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को, जिसने मोदी जी पे बार बार विश्वास किया, उत्तर प्रदेश के बारे में आज देश और दुनिया की धारणाएं बदली हैं। यही प्रदेश था जी। 17 के पहले लोगों के सामने पहचान का संकट था। 17 के पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा यूपी में होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। सुरक्षा की स्थिति बदतर थी तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश में विकास का माहौल भी नहीं था। जो सरकारें थी उन्होंने अपने परिवार का विकास तो किया, जातीयता के नाम पे समाज को विभाजित करने का कुत्सित प्रयास किया। लेकिन प्रदेश उनकी प्राथमिकता में है, ये कहीं भी नहीं दिखता था। पहचान का संकट था यहां के युवाओं के सामने, समाज के हर तबके के सामने। आज मैं कह सकता हूं, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाने वाला आज का उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, देश के अंदर सबसे अधिक निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने वाला प्रदेश, तो स्वाभाविक रूप से चाहे वह
विकास की योजनाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए बड़े बड़े विकास की योजनाओं को सबसे तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने वाला प्रदेश के रूप में हो। मोदी जी के लोक कल्याणकारी अभियान को सबसे प्रभावी ढंग से उतारने वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान हो, या फिर सबसे अधिक निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने वाले प्रदेश के रूप में, या सबसे सुरक्षित प्रदेश के रूप में वह प्रदेश उत्तर प्रदेश है, तो स्वाभाविक रूप से जनता जनार्दन का आशीर्वाद तो 5वीं बार मोदी जी को मिलना, यह मोदी की गारंटी की ही तर्ज पर सुनिश्चित है। तो यानी आपका कहना है कि ये योगी की भी गारंटी है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे? हाँ, पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन होगा, और बेहतर प्रदर्शन उस तर्ज पर होगा। हमारी राष्ट्रीय कार्य परिषद और राष्ट्रीय अधिवेशन में वहां पे एक संकल्प हुआ जी, एक संकल्प पारित हुआ। वह संकल्प पारित था कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को धारा 370 कश्मीर से समाप्त करके एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की इस अवधारणा को सार्थक किया। अब मोदी जी को कृतज्ञता के लिए देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे कि वह 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ओर से और एनडीए सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 80 लोकसभा सीट यूपी के अंदर है, तो यूपी अपनी भूमिका इसी रूप में प्रदर्शित करेगा। जी, तो आप कह रहे हैं बेहतर प्रदर्शन होगा। योगी जी, एक और बात, मैं आपकी सरकार के कार्यकाल की बात करें, क्योंकि एक तरह से लोकसभा चुनाव है, लोग वो भी देखेंगे कि आपकी सरकार ने, आपका दूसरा टर्म है, कैसे काम किया। अर्थव्यवस्था की आपने बात की, आपका जब पहला टर्म था तब भी आपने कहा था अर्थव्यवस्था पर, आपने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर काम करने की जरूरत है। तो आपको लग रहा है कि जो लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है? देखिए, आज 23 मार्च है, कल मेरी सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल पूरे होंगे जी, और इन 7 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि 3 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का या देश का, पूरी दुनिया का भी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझते हुए, लड़ते हुए व्यतीत हुआ। और देश के अंदर करिश्माई नेतृत्व मोदी जी का है कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, और आज दुनिया के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था है। स्वाभाविक रूप से इसका खामियाजा उस कालखंड में उत्तर प्रदेश को भी भुगतना पड़ा था। उस सब के बावजूद अगर इन 7 वर्षों के कार्यकाल में देखेंगे तो हमें एक्चुअल में सही तरीके से कार्य करने की नियत से अगर आप देखेंगे तो हमें 4 वर्ष ही जनता जनार्दन की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, अपनी योजनाओं को प्रभावी रूप से जमीनी धरातल पर उतारने का अवसर मिला। 3 वर्ष तो कोरोना जैसी महामारी से जूझने और प्रदेश की जनता को बचाने में हमारे व्यतीत हुए। खैर, वो जनता जनार्दन की सेवा का एक अवसर था, एक चुनौती थी, तो उस चुनौती में अपने आप को साबित करने का भी एक अवसर था। उस सब के बावजूद हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में, उत्तर प्रदेश की जीडीपी को दोगुने से अधिक करने में सफलता प्राप्त की है। ये जो सफलता है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के साथ एक चुनौती हमें दी थी। आज यूपी, मैं इस बात को कह सकता हूं, एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है जी। उत्तर प्रदेश अगर इन विपरीत चुनौतियों के बावजूद, एक समय था 17 के पहले जब हमारे पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं था, कोई बड़ा बैंक या वित्तीय संस्थान उत्तर प्रदेश को पैसा देने को तैयार नहीं होता था, किसी का उत्तर प्रदेश पर विश्वास नहीं होता था। आज
अगर मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना हो जी, तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा बैंक या वित्तीय संस्थान नहीं जो लाइन में खड़े होकर के ये ना ऑफर करता हो कि साहब हम इसमें फाइनेंस करना चाहते हैं, हमें अवसर दिया जाए इसमें। ये एक चेंज, बड़ा बदलाव। और मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर के देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। बिल्कुल योगी जी, अर्थव्यवस्था की बात हुई। अब लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, ठीक है, आपने बताया कि किस तरह से अर्थव्यवस्था पर काम किया, दिख भी रहा है धरातल पर, लेकिन जब लोकसभा की बारी आती है तो विपक्ष का कहना है कि आप लोग फिर ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। आज भी मैं देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज मथुरा से करेंगे, कि एक बार फिर से हिंदुत्व की राह पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। देखिए, हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते, हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन लोक आस्था का सम्मान भी करते हैं, हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं करते। वे कर्फ्यू लगाते थे तो हम लोक आस्था का सम्मान करके कावड़ यात्रा को भी प्रोत्साहित करते हैं। नहीं, कावड़ यात्रा निकलनी चाहिए क्योंकि उसकी आस्था है। वे दंगा करवाते थे, हम प्रदेश को कानून के राज के अनुसार दंगा मुक्त राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। उन्होंने प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने का प्रयास किया था। हमने उत्तर प्रदेश को देश की एस्पिरेशन का एक अड्डा, एक प्रदेश बना करके लोगों के लिए उत्तर प्रदेश वास्तव में जिस भाव के साथ लोग उत्तर प्रदेश को देखते थे जी, उस भाव के रूप में उत्तर प्रदेश को हमने प्रस्तुत किया है। और स्वाभाविक रूप से ये तो हमारे लिए एक अवसर है। देखिए, केवल डेवलपमेंट से और लोक कल्याण के कार्यों से नहीं होगा, हमें अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो उन सभी सेक्टर्स को हमें आगे करना पड़ेगा जो हमारे पास संभावनाएं जिनमें है जी। उसमें सर्विस सेक्टर एक है, टूरिज्म, यानी उन सभी स्पिरिचुअल टूरिज्म में जो उत्तर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, कौन नहीं जानता। अयोध्या हमारे पास, काशी हमारे पास, मथुरा हमारे पास। लेकिन योगी जी, विपक्ष कहता है कि आप चुनावी संभावनाएं तलाशते हैं। चुनावी संभावना नहीं, मैं जितनी बार अयोध्या गया हूं, मैं कहता हूं कि मुझसे पहले अगर सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देख लिया जाए, वे उतनी बार नहीं गए होंगे जी। मैं जितनी बार मथुरा गया हूं, उससे पहले कोई भी अन्य मुख्यमंत्री या सभी का एक साथ जोड़ लिया जाए तो भी लोग वहां नहीं गए होंगे। मैं जितनी बार काशी गया हूं जी, कोई भी अन्य मुख्यमंत्री उतनी बार काशी, यानी एक की बात मत करो, मैं सभी को कहता हूं, सभी के कार्यकाल को जोड़ लिया जाए तब भी लोग उतना काशी नहीं गए होंगे। आप तो नोएडा भी जाते हैं। मैं नोएडा भी जाता हूं जी। और मैं बिजनौर भी जाता हूं, मैं आगरा भी जाता हूं। प्रदेश के अंदर हर जनपद में मैं जाता हूं, हर जनपद का विजिट मैं करता हूं। लेकिन मैं कहता हूं ये इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में टूरिज्म की एक संभावना है और इन संभावनाओं के माध्यम से हम अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करते हैं। आज आप अयोध्या देखिए ना जी। अयोध्या आज की नई अयोध्या है। 17 के पहले जहां बिरानी थी, जहां का नाम लेने से लोग डर रहे थे, जिसके नाम पे बहुत सारे लोगों को लगता था कि हमारे वोट बैंक पे असर पड़ेगा, आज उस अयोध्या में देश और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है जो आने का इच्छुक न हो। एक, हां, उसके लिए प्रयास करने पड़े थे, वहां पर अच्छी सड़कें देनी पड़ी, वहां पे जन सुविधाओं का विकास करना पड़ा, वहां पर हमें उन प्रकार की सुविधाओं को, एयरपोर्ट देना पड़ा, 4 लेन की कनेक्टिविटी देनी पड़ी, वहां पे हमें अन्य फैसिलिटी को बढ़ाना पड़ा। और आज अयोध्या को आप देखिए, बदलाव उसी अयोध्या में वो चेंज आया कि जो लोग कल तक कहते थे हम अपनी जमीन नहीं देंगे, आज वे आके कहते हैं साहब हमारी जमीन भी ले लीजिए, क्योंकि अयोध्या एक नई पहचान के साथ सामने आ चुका है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात प्रभु राम का अवतरण फिर से अयोध्या धाम में हो गया हो, राम राज्य की अवधारणा साकार हो गई हो ये अयोध्या के अंदर। और मैं कह सकता हूं कि रामलला के विराजमान होने के पहले और 17 के पहले भी अयोध्या में
व्यापार का हो या इस सेक्टर में जो संभावनाएं गाइड का हो या टैक्सी सर्विस का हो या होटल का हो, उनकी जितनी आमदनी होती थी आज उसमें 50 से 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यह नया चेंज आया है। कितना संभावना विकसित होती है, कितने लोगों को, लाखों लोगों को नए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। यानी योगी जी मथुरा अब आपके एजेंडे में, ये बात बिल्कुल साफ है। नहीं, मथुरा के लिए तो हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद बहुत पहले गठित कर दिया था और वहां के विकास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लाखों लोग वहां आते हैं प्रतिदिन। इस समय तो होली का अवसर है जी। मैं अपने मथुरा और वृंदावन वासियों को, बरसाना वासियों को और प्रदेश वासियों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से भी देना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र के माध्यम से भी देना चाहता हूं कि होली को रंगोत्सव के रूप में, अयोध्या को दीपोत्सव के रूप में, काशी को देव दीपावली के रूप में और मथुरा, वृंदावन, बरसाना को हम लोगों ने रंगोत्सव के रूप में ही प्रदेश के अंदर आने के बाद प्रोत्साहित किया था। आज वह देश का एक उत्सव बन गया है। दुनिया के लोग वहां पे आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैंने भी सोचा कि चुनावी शुरुआत मैं इस बार मथुरा वृंदावन से ही करूं, कान्हा की नगरी से ही करूं, तो मैं होली के तत्काल बाद वहां जाऊंगा। योगी एक और बात देखिए, बदायूं की घटना की मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करवाना चाहती है। बयान दिया समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने। देखिए, हम दंगा नहीं करवाते, चुनाव से पहले दंगा से प्रदेश को मुक्त करवाते हैं और जो दंगाई कीड़े हैं ना, उनको हम ठीक ढंग से उसका ठिकाना भी लगाते हैं। ये दंगा हमारी प्रवृत्ति नहीं है। हम लोग तो दंगाइयों को सही राह दिखा देते हैं कि भाई देखो, अगर कानून को हाथ में लोगे तो कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और बदायूं की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 2 मासूम बच्चों की जिस निर्ममता के साथ तालिबानी तरीके से हत्या की गई थी, तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया भी उसी रूप में सामने आनी थी। एक और बात, अखिलेश यादव कहते हैं कि आपका बुलडोजर चलता है, लेकिन जब बीजेपी नेताओं की बारी आती है तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है। चाबी नहीं खोती है। देखिए, बुलडोजर तो अन्यायी और अत्याचारियों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपयोग में आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में जो भी बाधक बनेगा तो बुलडोजर तो उसको रौंदेगा ही रौंदेगा। यानी बुलडोजर की चाबी नहीं खो जाती। खोने का कोई मतलब ही नहीं होता है, वो तो अपनी स्पीड से चल रहा है। ये गति बरकरार रहेगी, आगे भी चलता रहेगा। हाँ, यूपी अपने विकास के इस अभियान को और जनता जनार्दन की भावनाओं के अनुरूप इसी गति से आगे बढ़ेगा। जब से आपकी सरकार आई, टेलीविजन पर रोज इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि लंगड़ाते हुए कुछ लोग और उन एनकाउंटर पर लगातार विपक्ष सवाल भी उठाता रहा। देखिए, कुछ भी गलत नहीं होता, जो भी है वह नियमानुसार है और जो कुछ भी है वह प्रदेश के हित में है, मानवता के हित में है। अगर कोई पुलिस पे गोली चलाएगा, बेटी को और व्यापारी को अगर उनका जीना हराम करेगा, तो स्वाभाविक रूप से कानून का राज ये कहता है कि उसको सही रास्ते पर लेके आओ। तो सही रास्ते पे लाने के लिए फिर जो भी उपाय हो सकते हैं उस प्रकार के उपाय अपनाने पड़ेंगे। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन इस सबके में क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान शामिल नहीं हो पाएगा? देखिए, हम तो उस मंत्र को लेकर के चलेंगे जो 2014 में मोदी जी ने दिया था देश को, और उस मंत्र में भेदभाव किसी के साथ नहीं है, न जाति के रूप में, न क्षेत्र, न मत, न मजहब। योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और यही मोदी गारंटी है। हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबके हितों को संरक्षण देंगे, सुरक्षा देंगे सबको, योजनाओं का लाभ देंगे सबको।
आस्था का सम्मान करेंगे सबकी, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे, लूट खसोट करने की छूट किसी को नहीं देंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी नहीं देंगे। देखिए, आज यह एक मंत्र बन चुका है, लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया है। आप मुझे बताओ ना, यह है मोदी गारंटी क्या है जिसमें 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ निरंतर मिल रहा है, 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध हो गई, एक एक आवास मिल गया, 12 करोड़ गरीबों को जिसके घर में आजादी के बाद कभी शौचालय नहीं बने थे, उनके घर में शौचालय बन गए। देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया। यह भाव तभी आता है जब व्यक्ति के लिए नेशन फर्स्ट ये उसकी प्रायोरिटी होती है, तब वह जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण पर नहीं, बल्कि जनता जनार्दन की संतुष्टि के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन करता है। और मोदी जी ने यही किया, एक एक योजना का लाभ बिना भेदभाव के उन तक पहुंचाने का काम किया। ठीक है योगी जी, आप जो कह रहे हैं ये तमाम योजना, इसमें कोई इनकार भी नहीं कर सकता क्योंकि आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि उसके बावजूद आप लोग अल्पसंख्यकों के मन में वो जगह क्यों नहीं बना पाए, वो विश्वास क्यों नहीं जगा पाए? क्योंकि हम हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाए, और यह नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में हमें हिंदुस्तान की मूल आत्मा का सम्मान करना पड़ेगा, और हिंदू भारत की मूल आत्मा है, उसका अपमान नहीं किया जा सकता है। जिनको एक गलत फहमी होगी कि हम इस भावना, इस आत्मा का अपमान करके वोट बैंक की राजनीति करेंगे, ऐसी राजनीति को ठोकर मार करके बाहर जाएंगे। हम अपने मूल्यों के आधार पर, देश की सुरक्षा की कीमत पर या हिंदू आस्था के सवाल पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। इन भावनाओं का सम्मान करते हुए हम कार्य करेंगे, और हमें प्रसन्नता है कि हम लोग अपने मुद्दों पर अडिग हैं, और ईश्वर की कृपा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम लोगों के साथ में है। हम लोग सफलतापूर्वक मोदी जी के नेतृत्व में आज अपनी राह आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जो भय का माहौल है, विपक्ष भी कहता है कि अल्पसंख्यकों में भय का माहौल है, तो ये भय का माहौल बयानबाजी के चलते है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बयानबाजी अब कोई कर रहा है तो अपना बोलते रहें, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब दंगे होते थे तो तब भय का माहौल होता था, या जब दंगा मुक्त प्रदेश है तब भय का माहौल है? देखिए, आगजनी की घटना कहीं होगी, एक जगह से शुरुआत होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी जी। अगर हिंदू का जलेगा तो मुसलमान का भी जलता होगा, हिंदू मरेगा तो मुसलमान भी मरेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो है एक तरफा होती होगी कार्रवाई। लेकिन आज दंगा नहीं है, आगजनी नहीं है, अराजकता नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, योजनाओं का लाभ सबको समान रूप से मिल रहा है। मैं विभिन्न योजनाओं का एक दिन देख रहा था कि हमने लोक कल्याणकारी योजनाओं को जिस प्रभावी ढंग से बढ़ाया, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ही 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ है। इस 15 करोड़ में मुस्लिम आबादी तो केवल 19% आती है, लेकिन योजना की लाभ अगर आप राशन की, फ्री राशन की बात देखेंगे, 35% मुस्लिम आबादी ऐसे जो फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ले रही है। अब मुझे ये बताओ, जब ये राशन पिछली सरकारों के खाद्यान्न माफिया डकार जाते थे, वो सरकार अच्छी है या मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार जो योजना का लाभ उनके घर तक पहुंचा दे रही है?
अब इस ये भी किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, तो देखिए किसी को रास्ता दिखाने के लिए राह दिखाई जा सकती है, हाथ पकड़ कर चलाया जा सकता है। जिसमें भगवान ने दृष्टि न दी हो उसको तो राह दिखाने का रास्ता, उसको हाथ पकड़ कर रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझ करके जी दृष्टिहीनता का एक ढोंग कर रहा हो उसका कोई राह नहीं दिखा सकता है। उसको हमेशा वैसे पड़े रहना है और अच्छा है वैसे पड़े रहे। आपका कहना है कि विपक्ष ये सब देख नहीं पा रहा, लेकिन योगी जी पीडीए का नारा दिया समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इनके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, और उनका कहना है कि पीडीए इस बार आप लोगों को पछाड़ देगा उत्तर प्रदेश में। देखिए उनका पीडीए जो है ना, ये परिवार, पी का मतलब उसका परिवार से है, डी का मतलब दंगा से है, और ये का मतलब एसोसिएशन का है। यानी परिवार के समूह के द्वारा जो दंगा किया जाता था वही उनका पीडीए है। मुझे एक बात बताओ, उनके पीडीए में प्रदेश क्यों नहीं था? जी, वह समाज क्यों नहीं था? प्रदेश के अंदर जिन 56 लाख गरीबों को मकान मिला था, वह पिछली सरकारों ने, समाजवादी पार्टी 4 बार प्रदेश में सत्ता में आई, उन 56 लाख गरीबों को ये मकान क्यों नहीं मिले? जिन 2.25 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय नहीं बन पाए थे, क्यों नहीं दिए इन्होंने? जिन 2.25 करोड़ लोगों को मोदी जी के कारण आज शौचालय मिले हैं, क्या वे पीडीए, वह दलित, वह अल्पसंख्यक, वह अति पिछड़ा या वह अति पिछड़ा जिनके पास ये शौचालय नहीं थे, मकान नहीं थे, क्या वो पीडीए के पार्ट नहीं थे क्या? जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिनके साथ जिन युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी समाजवादी पार्टी, क्या वे युवा पीडीए के पार्ट नहीं थे क्या? जिन लोगों की सुरक्षा के साथ ये लोग खिलवाड़ करते थे, क्या वे पीडीए के पार्ट नहीं थे क्या? देखिए, हमने तो नेशन फर्स्ट की बात की है जी। ये परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन जो इन लोगों का है, इसको जनता एक बार नहीं 4 बार इससे पहले खारिज कर चुकी है। 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में, और ऐतिहासिक रूप से 5वीं बार इसको खारिज करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन फिर से कमर कस चुकी है। इस बार पूरी तरह हम लोग सबक सिखाएंगे, ये संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। और आप देखना 4 जून को जब फैसला होगा ऐतिहासिक मतों के साथ, पहले से परिणाम घोषित होगा। मुझे लगता है कि 18वीं लोकसभा एक ऐसी लोकसभा होगी चुनाव के पहले जहां पे विपक्ष अपनी हार मान चुका है, जहां पे पहले से परिणाम के बारे में हर व्यक्ति आश्वस्त है, बस प्रयास करके मतदान स्थल पर जाकर के अपने स्तर पर वोट डालना है, और मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी तरह आश्वस्त हैं योगी जी आप तो? मैं भी आश्वस्त हूं जनता जनार्दन की कृपा से, लेकिन जनता जनार्दन अपने मतदान केंद्र पर जाकर के सबसे पहले मतदान करके इस आश्वस्ति पर अपनी मोहर लगाए। योगी जी, एक और बड़ा सवाल, गंभीर मुद्दा उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, और यह भी बड़ा चुनावी मुद्दा विपक्ष भी बना रहा है, और जाहिर सी बात है युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और युवाओं की आप बात करते हैं, लेकिन इस पर क्या कहेंगे आप? पेपर लीक की कुछ घटनाएं हुई हैं, और ये एजेंसी के स्तर पर हुई है। हमने दोनों मामलों में बहुत सख्त कार्रवाई की है, और हमने पहले से इस बारे में कहा है कि जिसकी भी संलिप्तता होगी, ये मान के चलिए कि ऐसे तत्वों के साथ जो युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा या सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके साथ क्या व्यवहार हम लोग करते हैं ये उसको भी पता है। और अब देखना, हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। जी,
योगी जी, अखिलेश यादव कल आजम खान से मिलके आए और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि इतना बड़ा राजनीतिक परिवार, पूरे परिवार पर आप लोगों ने एक तरह से अत्याचार किया, झूठे मुकदमे बनाए कि पूरे के पूरे, उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में ऐसा शायद ही कोई उदाहरण देखने को मिले। देखिए, ये तो उनके कर्म, उनको मुकदमे में अपराधी बनाया होगा। सरकार कहां से सामने आ जाती है? उन्होंने जो कहा, लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया, न्यायालय में उसकी जो है, न्यायालय ने उनको सजा की है। सरकार थोड़े सजा करती है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका भारत के अंदर है। ये तो न्यायालय की अवमानना है। उनका कहना है झूठे मुकदमे बनाए गए। झूठे मुकदमे कहां से बना दिए गए? आप डकैती डालिए और उसके बाद कहें साहब ये तो मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। आप झूठे कैसे कह सकते हैं? फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना देंगे। अरे एक व्यक्ति एक ही बार पैदा होगा ना, 2 बार थोड़े पैदा हो जाएगा। आप हर बार नए नए सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। कभी कह देंगे कि हम इस सन में पैदा हुए थे, कभी कहेंगे यानी अवसर के अनुसार आप जन्म ले लेंगे क्या? अरे व्यक्ति तो एक ही बार पैदा होता है, बार बार थोड़े पैदा होता है। तो आप गलत प्रमाण पत्र आप स्वयं प्रस्तुत करें, गलत तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को फर्जी तरीके से प्रस्तुत करें, तो उसमें हमारी गलती कहां से है? वो तो एक प्रमाणित डॉक्यूमेंट है और वो न्यायालय उसमें सजा कर रही है, सरकार भी नहीं कर रही है। न सरकार मुकदमा कर रही है, न सरकार जो है उसमें कहीं भी सरकार पार्टी नहीं है। तो ये तो देखिए, ये लोग इस सारे कारनामे में सब लोग भी संलिप्त है। पीडीए जिसकी बात कर रहे हैं, यही पीडीए है। इस फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, फर्जी तरीके से गतिविधियों को आगे बढ़ाना, लोगों को इस तरीके से सारी चीजों को आगे बढ़ाना, यही सब उनका काम है। योगी जी, लेकिन देश भर में आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि आप लोग एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष को परेशान करने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं लगातार। देखिए, ये जैसे तो गलत है कि अगर विपक्ष, इस देश में लोकतंत्र है, विपक्ष भी तो अपनी बात कह सकता है। हमने कहीं लोकतंत्र को कम करने की बात तो नहीं की, और आप भी हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन डराते हैं आप लोग एजेंसियों से। आप मुझे एक बात बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल जी, अगर लोकतंत्र नहीं होता तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार बन पाए होते? ये तो लोकतंत्र के कारण ही संभव हो पाया है और लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण ही हो पाया है। लेकिन लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को या किसी संस्था को डकैती डालने की छूट तो नहीं है। हम लोग मालिक नहीं हो सकते। मैं मुख्यमंत्री प्रदेश का हूं, लेकिन मैं प्रदेश का मालिक नहीं हो सकता। मैं एक जनसेवक हूं, मैं एक कस्टोडियन मात्र हूं। अगर यह भाव मेरे मन में आएगा, मैं जो भी काम करूंगा नियम के अनुरूप करूंगा। अगर नियम विरुद्ध में कोई आचरण करता हूं तो मुझ पर भी वो कानून उतना ही लागू होता है जितना किसी अन्य पे लागू होता है। मैं कानून से ऊपर नहीं हो सकता हूं, हमेशा हमें ध्यान रखना होगा। और जैसी करनी वैसी भरनी। अन्ना हजारे जी का मैं बयान पढ़ रहा था जी, आप उनके बयान को देखें ना, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, जैसा किया है वैसे भर रहे हैं। तो कोई इसमें क्या कर सकता? लेकिन कि दिल्ली में आप लोगों का संगठन खड़ा नहीं हो पाया, आप लोग अरविंद केजरीवाल से लड़ नहीं पाया। देखिए, वो अलग विषय है। कानून अपनी जगह काम कर रहा है और एजेंसी ईडी सरकार के अधीन नहीं, वो तो एक स्वतंत्र नियामक संस्था है, अपने अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। उस पर कोई लगाम थोड़े कसा जा रहा है। लेकिन अगर उसके पास कोई मामला है, उसके पास प्रमाण है, क्योंकि ये अंतिम निर्णय नहीं है, अंतिम निर्णय कोर्ट तक जाएगा, कोर्ट को तय करना है। लेकिन सवाल यह है कि कानून से ऊपर जब सरकार अपने आप को मानने लगती है या कोई पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मानने लगता है, तो मुझे लगता है तब भी गड़बड़ होती है। लेकिन ये जांच एजेंसियां चुनावों के वक्त और ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज चुनावों में एक्टिव हो जाती हैं, कार्यकर्ता मैदान में आ जाते हैं काम करने के लिए, ये आरोप भी लगते हैं। ऐसा नहीं है। अब तो आचार संहिता लागू हो चुकी है, अब तो सरकार के स्तर पर कोई भी पहल नहीं हो सकती है। सरकार कोई भी पहल नहीं करते इस समय तो। जी,
योगी जी, सीएए की अगर हम बात करें, पूरे देश भर में एक बार फिर से चर्चा हुई कि ये भी ठीक चुनाव से पहले कि आप लोगों ने कई चीजें इस तरह से रखी कि एक तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश, पूरा विपक्ष आवाज उठा रहा है, पूरा विपक्ष बयान दे रहा है। क्या कहना है आपका, आपकी क्या राय है? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये 19 में पारित हो चुका था जी। और पारित होने के बाद फिर इसके खिलाफ जिस प्रकार का माहौल बनाया गया है, मुझे एक बात बताओ, भारत में पहली मस्जिद एक राजा ने, हिंदू राजा ने बनाई थी। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं जी। कि भारत के अंदर जो मुस्लिम आबादी है 1947 में कितनी थी और आज कितनी है? उनकी संख्या हिंदुओं से भी कई गुना ज्यादा बढ़ी है। जितनी प्रतिशत हिंदुओं की आबादी बढ़ी है देश के अंदर, उससे दुगनी रेट पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है। एक तथ्य ये, लेकिन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में हिंदू आबादी उससे कई गुना घटी है। अगर भारत सरकार भारत के अंदर जन्मी हुई उन सभी उपासना विधियों को, वह सनातन धर्मावलंबी हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, इन सभी को जो इन देशों में पीड़ित है, प्रताड़ित है, और वह वहां से प्रताड़ित होकर के भारत के अंदर शरणार्थी के रूप में रह रहा है, और आज उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, तो यह मानवता का कार्य है। इसका स्वागत करना चाहिए था, सबको स्वागत करना चाहिए था, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन करना चाहिए था। अभिनंदन करने की बजाय विरोध करके आगजनी आप करेंगे, ये विघटनकारी ताकतें हैं जी। और मुझे लगता है सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटे जाने की आवश्यकता है, बहुत सख्ती के साथ। क्योंकि मुझे बताओ कि अगर भारत, ये तो भारत की वसुधैव कुटुंबकम के भावना को प्रदर्शित करता है, लेकिन जो लोग भारत की इस भावना के विपरीत आचरण कर रहे हैं, तो भारत के अंदर मस्जिद नहीं बन पाया होता, कोई चर्च नहीं बन पाया होता, कोई अन्य मत या मजहब से जुड़े हुए उपासना विधि के स्थल नहीं बन पाए होते। यह आचरण तो जबरदस्ती वाला है, इसमें किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, किसी से कोई प्रमाण नहीं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ये तो, कि ये अफगानिस्तान से आए हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं, ये बांग्लादेश से आए हैं, इतने वर्ष पुराने हैं, भारत में रह रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनको नागरिकता मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उन देशों में वे जा नहीं सकते वापस। किस प्रकार का मानवीय अत्याचार होता है वहां पे? रोज तो हमारे पास आते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अन्य देशों में अत्याचार के रोज तो शिकायतें होती हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, लेकिन इस देश में जो मुसलमान रह रहा है उसकी उतनी चिंता आपको नहीं? मुसलमान की कौन चिंता नहीं हो रही है? उसको मकान मिल रहा है, उसको खाने के लिए मिल रहा है, उसके लिए उपचार के लिए मिल रहा है, लेकिन वो भारत का कानून भी तो माने, कानून भारत के अनुसार माने, भारत के संविधान को सम्मान करें, संविधान के अनुसार देश चलेगा। शरीयत हमारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन शरीयत संविधान से बड़ा तो नहीं हो सकता, और वह इस बात को माने, भारत की जनता तो सिर आंखों पर बिठाएगी। मदरसों को लेकर बात करना चाहूंगा, हालांकि बोर्ड की बात है, आदेश आ गया कोर्ट का, वो भी सामने, लेकिन लगातार कार्रवाई हो रही है कि उनका स्कूलों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मदरसों को भी तो मॉडर्नाइजेशन की जा सकती है, उस पर सरकार का क्यों ध्यान नहीं है? हमने मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की ही बात की है। हमें वैज्ञानिक चाहिए, स्किल मैन पावर चाहिए। स्किल तो हमारे पास पहले से है, 25 करोड़ की आबादी पहले से ही है, नई आबादी मत बढ़ाइए। तो स्किल मैन पावर हमें चाहिए,
अच्छे इंजीनियर चाहिए और हमें इसके लिए अपने शिक्षण संस्थानों को उसके अनुरूप बनाना पड़ेगा। जी। उस के अनुरूप बनाने के लिए ही हम लोगों ने बराबर इस कार्रवाई को किया, लेकिन हम लोग देखते थे बहुत सारी जगह इतना फर्जिफिकेशन होता था, इतना फर्जी काम होता था। कागज में कुछ नहीं है लेकिन सरकार से अनुदान दिया जा रहा है। एक भवन में एक ही परिवार के लोग सारे शिक्षक हो गए, एक कमरे में पूरा मदरसा चलाया जा रहा है। वे कैसे कोई मान्यता दे देगा? पिछली सरकारों की मजबूरी रही होगी, वोट बैंक की राजनीति, लेकिन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। हम स्कूल में, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में या हमारे इंटर कॉलेजेज में या हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में हम उनको फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, सभी प्रकार की फैसिलिटी भी उपलब्ध करा रहे हैं। बेसिक एजुकेशन में तो हमने हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म दे दी है, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, सारी सुविधाएं दे दी है। स्मार्ट क्लास दे रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प में हर विद्यालय को हम लोगों ने बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित किया है। जी। हमारा यह कहना है, इन चीजों को माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है हम इसका सम्मान करते हैं और इसको प्रदेश में क्रमबद्ध तरीके से हम लागू करके प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था को एक समान शिक्षण व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, जहां पे जाति, मत, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। एक भारत की राष्ट्रीयता का सम्मान करने वाली शिक्षा, भारत के संविधान को सम्मानित करने वाली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने वाली शिक्षा, भारत के महापुरुषों का सम्मान देने वाली शिक्षा हम अपने सभी संस्थानों में उपलब्ध करवाएंगे। योगी जी, एक और अहम बात, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, अभी जो वैसे खबर आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी, रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, सोनिया जी राज्यसभा चली गई हैं, सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, बसपा की चर्चा थी, नहीं हो पाया। तो ये जो गठबंधन है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब एक साथ आएंगी तो इनका कहना है कि एक बड़ा वर्ग, तमाम पूरा समाज साथ चल रहा है इस वक्त। इस बात को किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? देखिए, गठबंधन 2017 में भी हो चुका था जी। ये 2 युवाओं की जो जोड़ी है ना, इस 17 में भिड़ चुकी है यूपी में जी। और दोनों को प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छे ढंग से सबक सिखाया था और यही कारण है कि गठबंधन के बावजूद भी दोनों भाई बहन उत्तर प्रदेश में आने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। ये बदलावा उत्तर प्रदेश है। अब यहां पे आकर के उत्तर प्रदेश के किसी संसदीय क्षेत्र में जाकर के झूठे वायदे करके आप जो है प्रदेश की जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। ये उत्तर प्रदेश की जनता पहले से तय कर चुकी है। इसलिए यहां पे मुझे नहीं लगता है कि इस गठबंधन का कोई असर होगा। जी। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और हम उस दिशा में पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सहयोगी दल आपको लग रहा है कि पूरे मजबूती के साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि अभी एक सहयोगी आपके साथ आए हैं, वो कभी चले जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं, कभी आपके साथ आ जाते हैं। आज तो फिलहाल हमारे साथ में हैं और आगे भी रहेंगे। जी, मतलब उम्मीद है कि नहीं, उम्मीद नहीं, हमारे साथ में है। साथ में है, दिल से साथ में है योगी? नहीं, हमारे यहाँ सत्ता के लिए साथ में? हमारे यहाँ देखिए, जो भी आता है दिल से ही आता है और दिल जब साथ में है तो दल पीछे पीछे अपने आप आ जाता है। अब योगी जी, आपने कहा कि जो आपके साथ आता है वो दिल से आता है, लेकिन अमूमन हम भी इतने लंबे अरसे से राज्यसभा के जब चुनाव होते थे कवर करते थे। राज्यसभा का चुनाव का मतलब वोटिंग हुई, नतीजा आता था, ये जीत गए, ये हार गए। लेकिन अब ऐसा माहौल हो गया कि राज्यसभा का जब चुनाव आता है तो पूरा विपक्ष डर जाता है कि पता नहीं कौन किसको आप लोग तोड़ लेंगे। जो तोड़ फोड़ जो होती है, हम तोड़ते नहीं किसी को। देखिए, ये लोकसभा चुनाव का पूर्वाभास था। ये चीजें दिखाती हैं कि जब उनके नेताओं का विश्वास उन पे नहीं है तो जनता जनार्दन भी उन पर विश्वास नहीं करेगी। और आप देखना, ये होगा लोकसभा चुनाव में। योगी जी, तो तोड़ना हुआ बताइए, राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, जिसको विप जारी करना है वही बीजेपी के साथ आकर खड़ा हो जाता है। मैं यूपी की बात कर रहा हूं। नहीं, यूपी की मैं बात कर रहा हूं जी, कि उनके नेताओं का विश्वास उन पे नहीं था।
इसलिए उनके सभी बड़े नेता राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में आते हैं और उनको अपना समर्थन देते हैं। तो यानी योगी जी आपका कहना है कि अभी भी विपक्ष के कई नेता जिनके मन में आप लोग समाये हुए ऐसे लोग हैं अभी, और जो आपके साथ दिल से दिल जुड़ेगा और आ जाएंगे? क्यों नहीं, सभी लोग बीजेपी में आने के इच्छुक हैं, बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन हम सबको लेना भी नहीं चाहते हैं। जन भावनाओं का सम्मान करने वाले, प्रदेश की सुरक्षा का सम्मान करने वाले लोगों के साथ में, प्रदेश को निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करने वाले और उन भावनाओं का सम्मान करने वाले लोग ही हमारे साथ चल पाएंगे। जी योगी जी, ये इस बार का लोकसभा का जो चुनाव है, इस चुनाव को क्या कहा जाए? कोई इस चुनाव में कोई मुद्दा आप देखते हैं, या ये सिर्फ जो डबल इंजन की सरकार है इसी बात को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, ये लोकसभा का जो चुनाव है संभवतः पहला चुनाव होगा जिसके परिणाम के बारे में पूरा देश पहले से आश्वस्त है। जी। और मोदी की गारंटी पे देश को विश्वास है और देश का आशीर्वाद इस गारंटी के साथ जोड़ना चाहता है। जी। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि लोगों को पूरा विश्वास है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे, मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत इसके साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा। जी। हमारे देश का देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना ढेर सारा संदेश कह देता है। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन, बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी की गारंटी 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 390 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये सभी इस नए भारत में होंगे और भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति इसके प्रति आश्वस्त है और अपना आशीर्वाद मोदी जी को देना चाहता है। योगी, जब इस चर्चा के आखिरी दौर में एक सवाल, आपका व्यक्तिगत सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। मतलब हर राजनेता अपनी छवि को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब भी चुनाव होता है इस देश में, जिस भी प्रदेश में चुनाव होता है, तो आप पूरे देश भर में चुनाव प्रचार पे पार्टी आपको वहां पर लेकर जाती है। तो सबका ये कहना है कि जहां जहां ध्रुवीकरण होता है वहां वहां योगी आदित्यनाथ जी की रैलियां करवाई जाती है। बताइए इस छवि पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो जो हूं भाई, अब मैं अपना कपड़ा थोड़ा बदल दूंगा। जी। देखो, हम एक ही बाना में रहते हैं और मेरा योगी का बाना है, योगी के रूप में ही मैं रहूंगा। अगर कोई ये कहता हो कि मैं दिन में ये पहनूं और अन्य समय में नीला पीला पहन करके मैं जो है और जगह निकल जाऊंगा, नहीं हो पाएगा। मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। पार्टी मुझे जहां भी बोलेगी मैं वहां जाऊंगा। और स्वाभाविक रूप से हम भी अपने राज्य में राष्ट्रीय स्तर के भी और अन्य राज्यों के भी नेताओं को बुलाते हैं, वे भी आते हैं। जनता की अपेक्षा होती है, उन जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम सबको बुलाते हैं। योगी जी, 400 पार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी एनडीए की और 370 बीजेपी की। ये सवाल आपसे इसलिए वाजिब है क्योंकि 80 सीट वाला उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये 400 सीट कहां से आ रही है? हम लोग भी अगर कैलकुलेट करते तो 400 का आंकड़ा तो बहुत दूर दिखता है। 80 तो यूपी से ही है। यूपी में 80 कैसी? आपका कहना है? मैं क्या करूं, 80 तो यूपी से ही है, तो स्वाभाविक रूप से यूपी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है। जी। और आपको लगता है कि पूरे देश भर में, दक्षिण भारत में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी? अब तक के जो रुझान है, आंध्र में, तमिलनाडु में, केरल में, जहां पे बीजेपी पीछे थी या गत चुनाव में कोई सीट नहीं थी, आंध्र में नहीं थी, केरल में नहीं थे, वहां पे बीजेपी सीट पाएगी। जी। और अच्छी सीट्स पा रही हैं। कर्नाटक में कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी बहुत अच्छी सीट पाएगी। तेलंगाना में बहुत अच्छी सीट पाएगी।
महाराष्ट्र में भी बीजेपी अच्छी सीट्स पाएगी, लेकिन इन 3 राज्यों में भी बहुत अच्छे रुझान अब तक देखने को मिले। तो आपका कहना है 400 पार? 400 पार। योगी जी, बस एक आखिर में एक सवाल, बीएसपी की चर्चा मैंने आपसे इस पूरी बातचीत के दौरान नहीं की, क्या कहना है? बहन जी को इस चुनाव में कोई चुनौती मानते हैं? किस तरह की चुनौती आप मानते हैं? देखिए, उनका अपना वोट बैंक है जी, और वो चुनाव लड़ रही हैं। अब अकेले लड़ती हैं, किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती हैं, क्या करती हैं, ये अगले कुछ दिनों के अंदर ही पता लग पाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से उनका अपना वोट बैंक है, उसका लाभ उनको प्राप्त होगा। और अगर बीएसपी कमजोर पड़ती है तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ बीजेपी को प्राप्त होगा। इनका क्या, सब लोग ये कह रहे हैं कि बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रही है, इसलिए बीजेपी, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के सारे नेता बीएसपी के लिए सॉफ्ट। हम किसी के प्रति सॉफ्ट नहीं हैं। एसपी और बीएसपी दोनों 19 में मिलकर के बीजेपी के खिलाफ ताकत आजमा चुके हैं जी, और उसमें भी आपने देखा होगा कि बीजेपी ने उस समय 64 सीट जीती थी जी। 80 में से 64 सीट तो उसी समय हमारे पास आ गई थी। तो स्वाभाविक रूप से पिछले 5 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में और तीव्र गति से विकास हुआ है, जन भावनाओं का भी सम्मान हुआ है और विकास के भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं। तो अब तो और भी अच्छे परिणाम आने वाले हैं। योगी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। रोहित जी, आपको और आपकी पूरी टीम को भी मैं, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं लोकसभा चुनाव के ठीक पहले और होली के ठीक पहले। एबीपी न्यूज़ ने घोषणा पत्र पर आधारित अपना ये कॉन्क्लेव लखनऊ में किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी इस एबीपी परिवार को भी और आपके सभी दर्शकों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो कह रहे हैं कि 400 पार होगा, ये वो दावा कर रहे हैं और उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 80 की 80 सीटें। और बड़ी बात ये, इस बार लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज वो मथुरा से करने वाले हैं, ये बात भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। तो बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।